नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानक हिंदी का शब्द भंडार अथवा स्रोत। तो ये हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित टॉपिक है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इतिहास के साथ साथ मैं हिंदी साहित्य पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बहुत दिनों से मांग थी विद्यार्थियों की इसके लिए। तो मित्रों, मानक हिंदी का शब्द भंडार अथवा स्रोत ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही रोचक टॉपिक है। हम और आप जो भी वाक्य बोलते हैं वो वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब ये शब्द भंडार किस प्रकार से समृद्ध होते हैं और किस प्रकार से जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर ये शब्द आए कहाँ से। तो कोई भी भाषा अपने शब्द भंडार को सदैव समृद्ध करती रहती है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग न जाने कितनी संस्कृतियों और कितनी भाषा भाषी लोगों के साथ जुड़े होते हैं, उनके साथ जो है हमारा संपर्क होता रहता है। तो इसलिए एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द का आ जाना, या आप ये कह लीजिए कि एक भाषा का दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण करना, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो इसकी एक प्रक्रिया है, शब्द किस तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा में आते हैं। तो आइए हम इन सब विषयों के ऊपर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस टॉपिक पे पढ़ने के लिए कुछ किताबें बताऊंगा जिनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी जो वीडियो बना रहा हूं मैंने इन्हीं पुस्तकों की सहायता से ये वीडियो बनाई है। तो ये कुछ नाम है। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं भाषा विज्ञान पे, लेकिन कुछ नाम आप देख सकते हैं। हिंदी उद्भव और विकास, डॉक्टर हरदेव बाहरी, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। इसी तरह से भाषा विज्ञान, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, बहुत ऑथेंटिक, बहुत अच्छी किताब है। हिंदी भाषा और लिपि का विकास और स्वरूप, भवानी दत्त उप्रेती की, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सरल पुस्तक है। हिंदी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, और हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी, ये बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं इस विषय पे। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं मानक हिंदी का शब्द भंडार या स्रोत। विश्व की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में हिंदी का अपना विशिष्ट स्थान है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदी जो है वो दुनिया की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से द्वारा बोली जाती है। अब 140 करोड़ तो हमारे देश में ही रहते हैं, जिसमें से कम 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तो हिंदी बोलते ही होंगे। जो नहीं भी बोलते हैं वो हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं, पूरे देश में इस भाषा को समझते हैं। और दुनिया के अनेक दूसरे देशों में जहाँ भारतीय लोग रहते हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी भाषा ने अपनी विकास यात्रा के दौरान लंबी दूरी तय की है और इसमें सदियों का समय लगा है। इस यात्रा के दौरान अनेक भाषाओं से इसका समागम हुआ और इसके शब्द भंडार में वृद्धि होती चली गई। आप हिंदी साहित्य के इतिहास की प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें मैंने खड़ी बोली के विकास पे एक वीडियो बना के डाली हुई है। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है वो खड़ी बोली कितने चरणों से गुजरती हुई आज हमारे आपके सामने जिस रूप में है, वो कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची वो। तो संसार की प्राय सभी भाषाएं अपने शब्द भंडार के लिए अनेक अन्य भाषाओं से सहायता लेते हैं या अन्य भाषाओं से उनको सहायता मिलती है। किसी भी वस्तु की पहचान करने के लिए एक शब्द का होना आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये कलम है, तो कलम क्या है? कलम को हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? शब्द के माध्यम से ही। हम कहते हैं कि ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप को हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? शब्द के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। तो वस्तु की पहचान करने के लिए एक शब्द का होना आवश्यक है। शब्द वर्णों से बनते हैं और वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है। अतः शब्द को किसी भी भाषा का प्राण कहा जा सकता है। शब्दों के अनेक रूप होते हैं
भारतीय शास्त्र परंपरा में शब्द को ब्रह्म अथवा दिव्य ध्वनि कहा जाता है। नाद, दिव्य ध्वनि कहा जाता है। तो प्रत्येक भाषा अपने शब्द भंडार के समृद्धि के लिए अपनी जननी सहभाषा तथा विदेशी भाषाओं की ऋणी होती है। अब जैसे भारत की जो जननी भाषा है, हमारे यहाँ हिंदी भाषा की जननी भाषा क्या है, वो संस्कृत है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं हमारी निकली हुई हैं जो भारत में बोली जाती हैं, उनको आर्य भाषा भी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जब दो भिन्न भाषा भाषी राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ शब्द लेते हैं। साथियों, भारत पर प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमण हुए। क्योंकि ज़्यादातर मेरा चैनल इतिहास के विद्यार्थी देखते हैं तो इतिहास के विद्यार्थियों को ये पता ही है कि यूनानी, शक, सीथियन, हूण, पारसी और न जाने कितने, और फिर बाद में मुसलमान आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो बहुत सारे विदेशी आक्रमण भारत पे हुए और अनेक विदेशी जातियां भारत में ही बस गईं। भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपना लिया। एक दूसरे के संपर्क का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। तो हिंदी का शब्दकोश संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि पूर्व प्रचलित आर्य भाषाओं तथा अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से निर्मित हुई है। तो हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं ने इन सभी भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान किया। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी ने तुर्की से लगभग 80 शब्द, अरबी फारसी से लगभग 7000 शब्द, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, अंग्रेजी से लगभग 3500 शब्द, ये भी काफ़ी हैं, तथा पुर्तगाली से लगभग 80 शब्द लिए हैं। अंग्रेजी में अच्छा, यहाँ ये भी है, अंग्रेजी में भारतीय भाषाओं के लगभग 2500 शब्द प्राप्त होते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अनुमानतः 2500 तो हैं ही। काल क्रमानुसार कुछ शब्द नवीन अर्थों की व्यंजना के साथ हिंदी में प्रचलित हुई, जो उसकी निजी संपत्ति के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। यास्क ने 4 प्रकार के शब्द बताए हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। पाणिनि ने 2 वर्ग किए हैं: सुबंत और तिंगंत। तो हिंदी के शब्द स्रोतों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्दों की चर्चा सबसे पहले हम करें। तत्सम शब्दों से तात्पर्य है ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में चले आए। जैसे हमने कहा कि संस्कृत ही जो है हिंदी की जननी भाषा है, तो इसलिए उससे बहुत सारे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, जिसे हम लोग संस्कृत निष्ठ हिंदी भी कहते हैं। तत्सम शब्दावली का प्रयोग आप बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं जो तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, जो शुद्ध हिंदी में लिखना पसंद करते हैं। तो कुछ शब्द आप जैसे उदाहरण देखिए, जैसे देव, फल, कमल, सर, दिन, सत्य, शैया, कवि, हरि, शत्रु, मति, अग्नि, वायु, सूर्य, अन्न, अक्षर, चक्र, बसंत, हृदय, भीष्म आदि। बहुत से संस्कृत शब्दों ने मध्यकालीन आर्य भाषाओं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में अपना स्वरूप अक्षय बनाए रखा एवं वह उसी रूप में हिंदी में आ गए। कुछ शब्दों को सीधे संस्कृत से ग्रहण कर लिया गया। इन शब्दों को परंपरागत शब्दों की कोटि में रखा जा सकता है। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान तथा प्राविधिक युग में हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए संस्कृत की धातुओं तथा प्रत्ययों से बड़ी संख्या में शब्दों का निर्माण किया गया है। बहुत सारी आप देखिए पारिभाषिक शब्दावली वगैरह भी बनाई गई है, तो उनसे संबंधित शब्दकोश भी बनाए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इन नवनिर्मित शब्दों में वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा प्रशासकीय शब्दों का आधिक्य है, जैसे प्रशासक, अधीक्षक, अभियंता, पर्यवेक्षक, परिचालक, प्राध्यापक, निदेशक, पत्राचार, प्रभाग, अनुभाग इत्यादि। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी हैं। संज्ञा शब्दों का बाहुल्य है।
बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें मूल अर्थ में परिवर्तन आ गया है, जैसे जंघा, परिवार, कटि का संस्कृत अर्थ क्रमशः, अब जैसे जंघा, परिवार और कटि, इन तीनों शब्दों का संस्कृत अर्थ क्रमशः हम देखेंगे घुटने और टखने के बीच का भाग, तो उसे जंघा कहा जाता है। घेरने वाला या नौकर चाकर समूह परिवार, इसी तरह से नितंब या कूल्हा कटि होता था, किंतु हिंदी में इनका दूसरा अर्थ लिया जाता है। ऐसे शब्द चूंकि संस्कृत से लिए गए हैं एवं ध्वनि परिवर्तन के बिना प्रचलित हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द ही माना जाता है। मित्रों, आइए तद्भव शब्द की चर्चा करें। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से उद्भूत या विकसित हैं, जैसे कान, सांच, मिथ्या, दूध, हाथ, नखत, नाई, आज, आग, सांप, काम, दूध, कपूर, घोड़ा, तुम, वह, यह, दो, तीन, चार, कहाँ, यहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर, उधर इत्यादि। अगर आप तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हरदेव बाहरी की पुस्तक आप देखिए, जो मैंने शुरू में बताई है संदर्भ के रूप में। उसमें उन्होंने सैकड़ों शब्दों के उदाहरण दिए हैं, अलग अलग तरह के शब्दों को चुन करके। तो हिंदी के क्रियापद और सर्वनाम तद्भव ही हैं, संज्ञा पदों की भी पर्याप्त संख्या है। हिंदी की मौलिक शब्दावली की दृष्टि से तद्भव का विशेष महत्व है। हिंदी में बहुत से तद्भव शब्द हैं जो अपनी परंपरा से भिन्न अर्थ रखते हैं, जैसे चाकू, आप, गाभिन, धान आदि। देशज शब्द क्या हैं, उन पर भी बात करते हैं। देशज शब्दों की परिभाषा विवादास्पद है। कतिपय विद्वानों का मत है कि प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति नहीं दी जा सकती। पूरी ग्राम हेमचंद्र वीक्स वो दी जा सकती। ये एक्चुअल में पूर्ण विराम है, जो पूरी ग्राम लिख गया है, इसे आप पूर्ण विराम समझेंगे। तो हेमचंद्र, वीक्स, भंडारकर आदि विद्वानों के मतानुसार इन शब्दों की संस्कृत से व्युत्पत्ति सिद्ध करना कठिन है। चटर्जी ने आर्य भाषा से इतर द्रविड़ कोल शब्दों को देशज माना है। आर्य भाषा अपनी विकास परंपरा में अनेक अनार्य शब्दों को अपनाती रही, इसलिए आर्य और अनार्य शब्दों का निर्णय बहुत आसान नहीं है। देशी शब्दों के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द हैं। मित्रों, यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, कई बार क्या होता है, बोल करके टाइप करने में काफ़ी गलतियाँ होती हैं, उनको सुधारने में 1-2 गलतियाँ फिर भी रह जाती हैं, तो उन पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि देशी शब्दों के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं है, जैसे पेड़, धब्बा, झंझट, पेठा, कोरा, लौकी, कोरा मतलब सादा, लौकी, केला, कपास इत्यादि। ऐसे शब्द जो अनार्य शब्दों से लिए गए हैं, जैसे गोड़, ढकना, लुकना, गोद इत्यादि। गोड़ का मतलब जो है वो पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोड़ कहते हैं पैर को। लुकना मतलब छिपना। तो ऐसे शब्द तीसरी प्रकार के हैं, जो ऐसे शब्द जो देशी कारीगरी से बनाए गए हैं। जैसे देशी कारीगरी से मतलब ये है कि जैसे लोग बोलने में कहते हैं, अब जैसे कहते हैं क्या पों पों कर रहे हो, क्या चूं चूं कर रहे हो, क्या टें टें कर रहे हो, तो पों पों, चूं चूं, टें टें और काएं काएं, बक बक, खुसर फुसर, ढुल ढुल, झिलमिल, डगमग, सटकना आदि। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ज़्यादा शब्द देखने हैं तो जैसे मैंने ये कहा कि हरदेव बाहरी जी ने और उसके अलावा मौलाना तिवारी वगैरह ने काफ़ी लंबी सूची दी है शब्दों की, उनमें से आप देख सकते हैं। मैंने केवल कुछ शब्द आपको बताने के लिए लिए हैं। तो कुछ शब्दों को विदेशी प्रत्ययों से गढ़ लिया गया है, जिन्हें डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दोगले शब्दों की संज्ञा दी है, जैसे तिमाही, फूलदान, रेल यात्रा आदि। विदेशी शब्दों की चर्चा कर लें मित्रों, बहुत सारे विदेशी शब्द जो है हमारी भाषाओं में हैं। जैसे शुरू में मौलाना तिवारी ने बताया है कि कितने कितने शब्द हिंदी में दूसरी भाषाओं से आए हैं, लगभग अनुमानतः। तो प्राचीन काल से ही भारतीयों का संपर्क विदेशी लोगों के साथ होता रहा है। आधुनिक आर्य भाषा काल में तो यह संपर्क अधिक स्थायी प्रभावी रहा। 800 वर्षों तक हिंदी विदेशी भाषाओं के संपर्क में रही। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी में बहुत से विदेशी शब्द आ गए।
विदेशी शब्दों के आगमन की परंपरा बहुत प्राचीन है, पर तात्कालिक भाषाविदों को इसकी विशेष जानकारी नहीं थी। देशी और विदेशी भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन से इस क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान संभव हो सका। हिंदी भाषा में समयानुसार फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि शब्दों को ग्रहण करके अपने जीवन एवं उदारता का परिचय दिया है। तो हिंदी भाषा ने समय के अनुसार फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि शब्दों को ग्रहण करके अपनी जीवन तथा उदारता का परिचय दिया। जीवन क्या, जीवंतता कह लीजिए, क्योंकि जितना भी आप जैसे अंग्रेजी भाषा को आप देखें, अंग्रेजी भाषा बिल्कुल ही भी परहेज नहीं करता कि वो किसी दूसरी भाषा के शब्द न ले, और नतीजा ये होता है कि अंग्रेजी भाषा आज एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है और अत्यधिक समृद्ध है वोकेबुलरी के हिसाब से वो, और पूरी दुनिया की भाषाओं के शब्द उसमें पाए जाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि लगभग 2500 शब्द तो केवल भारत की भाषाओं के ही हैं अंग्रेजी में। फारसी शब्द तो विदेशी भाषाओं की श्रेणी में सबसे पहले हम फारसी शब्द की बात करते हैं। ईरान एवं अब से भारत का प्राचीन काल से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध था। ईरान का भारत का जो है वो प्राचीन काल, ईरान और अरब से, ये यहाँ अब बीच में यहाँ पे र होगा, ये इसको अरब पढ़े। तो ईरान एवं अरब से भारत का प्राचीन काल से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध था। प्राचीन फारसी एवं संस्कृत में बहुत से शब्दों में पर्याप्त साम्य भी पाया जाता है। वास्तव में भारतीय ईरानी एक ही परिवार की भाषाएं हैं। मुसलमानों के आगमन के पश्चात फारसी तथा अरबी शब्दों की संख्या हिंदी में बढ़ने लगी। 10वीं शताब्दी से यह सिलसिला जारी हो गया। मुस्लिम शासन काल में फारसी राजभाषा बनी और फारसी से आगत शब्दों को अधोलिखित कोटियों में बांटा जा सकता है। अब जैसे फारसी, चूँकि फारसी हमारे देश में जैसा कि आपको पता है लगभग 650 साल तक मुस्लिम शासन रहा, जिसमें से कि काफ़ी समय तक तो अगर हम ये माने तो गुलाम वंश से लेकर के औरंगजेब वगैरह तक तो काफ़ी ताकतवर शासन करते थे। बाद में लेटर मुगल्स के समय में भी फारसी चलती रही। अंग्रेज लोग जब यहाँ आए तो अंग्रेज़ों ने भी प्रारंभ में फारसी और संस्कृत वगैरह के माध्यम से ही काम करना पसंद किया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया। तो मध्यकाल में फारसी राजभाषा होने के कारण बहुत से फारसी शब्द प्रचलित हुए जो आज भी लोकप्रिय हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति को ये एहसास भी नहीं होता कि विदेशी शब्द हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग रोज करते हैं, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन के अपने जीवन में बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता रहता कि विदेशी शब्द हैं। क्योंकि देखिए, हर आदमी भाषा विज्ञानी नहीं है। जिसे भाषा का ज्ञान है वो तो जान सकता है कि किस भाषा के शब्द हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं जानता। अब जैसे अदालत, इलाज, सरकार, हुक्म, चपरासी, खजांची, हकीम, नायक, तहसीलदार, सिपाही, हवलदार, संगीन, तीर, कमान, हमला, वजीर, मुलजिम, सिक्का, सिफारिश, और भी बहुत सारे हैं, जैसे सूबेदार, जिलेदार। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो फारसी भाषा के शब्द हैं, जिनका हम दिन प्रतिदिन में उपयोग करते हैं। तो कुछ शब्दों के संस्कृतिकरण का प्रयास हो रहा है, जैसे सेना, वजीर, मंत्री, सचिव इत्यादि। अब फारसी के जो वेशभूषा संबंधी शब्द हैं, जैसे हम लोग कुर्ता, पजामा, मोजा, साफा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, इनका प्रयोग हम रोज ही करते हैं। खाद्य पदार्थ संबंधी जैसे बर्फ़ी, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, बादाम, सेब, अनार, अंगूर, मुनक्का, किशमिश, पिस्ता, सब्जी, तरकारी, चुकंदर, खरबूजा, कद्दू, इनका प्रयोग हम रोज़ करते हैं। इनको बनाने वाले जैसे खानसामा कहते हैं खाना बनाने वाले को। तो स्थान सूचक शब्द हैं जैसे मोहल्ला, परगना, तहसील, जिला, शहर, देहात, कस्बा इत्यादि। इसी तरह से श्रृंगार और सजावट संबंधी शब्द हैं जैसे सुरमा, हजामत, साबुन, आईना, कुर्सी, तख्त, मेज, इत्र इत्यादि। रोग संबंधी शब्दों की वानगी लीजिए, जैसे बुखार, बीमारी, बवासीर, सुजाक, जुकाम, नासूर, नज़ला, हकीम, नब्ज इत्यादि।
इसी तरह से धर्म संबंधी शब्द हैं मजहब, नमाज, खुदा, जैसे हम लोग कहते हैं जन्नत, दोज़ख। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो मजहब और धर्म वगैरह से संबंधित हैं। अन्य शब्द बहुत सारे हैं, जैसे दलाल, हलवाई, जिल्दसाज, दीवार, मंजिल इत्यादि। सर्वनाम जो हैं उनमें भी हम फारसी शब्दों को प्रयोग करते हैं, जैसे खुद, फलां, क्रिया। और खुद और फलां का हम अमुक के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से क्रिया, खरीदना, फरमाना, वसूलना आदि। क्रिया विशेषण है ज़रूर, शायद, बिल्कुल, हमेशा, ज़बरदस्ती, बेशक आदि। विशेषण है बदनाम, बेकार, बेहया, ज़्यादा, काम, नरम, सख्त, खुश, नाखुश, साफ, गंदा। तो ये नाखुश जो है यहाँ तालब्य श होगा, मूर्धन्य श छप गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बोल के टाइप करने में गलतियाँ होती हैं, कई बार चूक जाती हैं बहुत ठीक करने पर भी, तो इसको आप तालब्य श पढ़ें, नाखुश। इसी तरह से अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी भाषा में आ गए हैं। बहुत प्राचीन काल से ही अरबी व्यापारी वगैरह लोग यहाँ आते रहते थे, और फिर जो इधर की फारसी भाषाएं वगैरह जो है ये हैं, इनका मूल जो है अरबी भाषा ही है। तो फारसी से आने वाले बहुत से शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं, जैसे हकीम, हिरासत, फैसला, मुंसिफ, वजीर, हज, ईद, मुहर्रम, बलगम, किताब आदि। इसी तरह से तुर्की भाषा के शब्द भी हैं बहुत सारे। चूँकि आप देखिए गुलाम वंश में और खिलजी वंश के लोग थे, तुगलक वंश के लोग थे, तो ये लोग जो थे ये तुर्क थे, बाकी लोदी वंश के लोग अफगान थे। तो तुर्की शासकों में गुलाम वंश के शासक पूर्णतया और खिलजी और तुगलक अंशतः तुर्क थे। तुर्क शासकों और सैनिकों द्वारा बहुत से तुर्की शब्द प्रचलित हुए, जैसे चाकू, कैंची, गलीचा, बहादुर, उर्दू, चम्मच, दरोगा, बीबी, बारूद। और ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। चूँकि तुर्की तथा अरबी के शब्द फारसी के माध्यम से अधिक आए हैं, इसलिए शब्दों को फारसी के अंतर्गत परिगणित कर लिया जाता है। अब जैसे एक शब्द है जुबान, तो जुबान शब्द का प्रयोग हम रोज ही करते हैं, कहते हैं जुबान संभाल के। तो पश्तो शब्द भी हैं, जैसे पठान, रोहिल्ला आदि। इसी तरह से अब विदेशी शब्दों में हम अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी को हमने बाद में इसलिए लिया है यूरोपियंस को, क्योंकि यूरोपियंस बाद में आए। तो यद्यपि अंग्रेजों का आगमन 1589 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु अंग्रेजी शिक्षा एवं सभ्यता आदि का व्यापक प्रभाव पड़ना 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोगों ने अपनी भाषा में अंग्रेजी शब्दों को अधिक स्थान दिया। अंग्रेजी के हिंदी में प्रचलित शब्दों की संख्या 400-500 तक सीमित है। अंग्रेजी से आगत शब्दों में शासन, यंत्र, पोशाक, खान पान, वैज्ञानिक आविष्कार, दवा आदि से संबंधित हैं। हालांकि भोलानाथ तिवारी जी ने बहुत ज़्यादा अंग्रेजी के शब्दों का होना बताया है हिंदी में। तो कुछ शब्द हैं जैसे जिनका हम बराबर उपयोग करते हैं, जैसे कोर्ट, अपील, कलेक्टर, ऑर्डरली, रेल इंजन, शर्ट, पैंट, सूट, बिस्किट, टोस्ट, आइसक्रीम, कैमरा, टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कुनैन, क्लोरोफार्म, टब, ट्रक, टिकट, ट्यूशन, प्रेस, फोटो, बटन, प्रोफेसर, डबल, ड्रामा, चिमनी, गैलन। और आजकल तो हम लोग जो है अब जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीफोन, तो मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है हम लोग, सेल फोन, टेबल लैंप, तो तमाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे अब मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ तो हम कहते हैं लैपटॉप, माउस, प्रिंटर, तो इन सब शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। पुर्तगाली शब्द ढेर सारे हैं हमारी भाषा में। भोलानाथ तिवारी ने 80 के लगभग बताए हैं। तो भारत का संबंध पुर्तगालियों से भी रहा है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, वास्को डी गामा आया था, जो कि कालीकट में उतरा था पश्चिमी समुद्र तट पर। जमोरिन ने, वहाँ के शासक ने उसका स्वागत किया था। और उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा, दामंडी वगैरह उधर के इलाके में जो है अपना वर्चस्व बनाया। तो बहुत सारे शब्द
उनके संपर्क से हमारी भाषा में आए, जैसे अचार, अलमारी, आलपिन, आया, पाव, पादरी, परात, पीपा, फीता, कमरा, गोदाम, चाबी, तौलिया, बिस्कुट, बोतल, मेज, मिस्त्री, काफ़ी, गमला, कनिस्टर, कमीज, काज, काजू, क्रिस्तान, बाल्टी, मस्तूल, पिस्तौल आदि। तो ये सब सारे जो है हमारे भाषा में शब्द प्रतिदिन प्रयोग किए जाते हैं। फ्रांसीसी शब्द भी हैं कुछ, जैसे कारतूस, कूपन, बेसिन, अंग्रेज इत्यादि। डच शब्द हैं बम, तुरुप इत्यादि। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम रोज जिनका उपयोग करते हैं, जैसे चाय, लीची, रिक्शा। तो चाय और लीची चीनी भाषा से तथा रिक्शा जापानी भाषा से लिए गए हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी का शब्द स्रोत अत्यधिक व्यापक है। अनेक भाषाओं से शब्द ग्रहण करके हमने हिंदी के शब्दकोश को समृद्ध किया है। एक और हिंदी ने प्राचीन आर्य भाषा से बहुत सारे संस्कृत भाषा जो है उससे तत्सम शब्दों को ग्रहण किया, वहीं दूसरी तरफ अनेक विदेशी भाषाओं से शब्दों को भी अपने शब्द ग्रहण करके अपने शब्दकोश को समृद्ध किया। इसके अलावा हिंदी में लगातार मौलिक शब्दों का भी सृजन हो रहा है, जिससे धीरे धीरे विदेशी प्रभाव कम हो रहा है। अब आजकल जो है तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली आयोग भी गठित किया गया है सरकार के द्वारा, और जिसने बहुत सारे शब्दों का सृजन किया है। बहुत सारे शब्द जो है अब प्रयोग हो रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों, उम्मीद है कि आपको जो है हिंदी भाषा के शब्द भंडार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप एक बार 2 शब्द प्रशंसा में ज़रूर लिखें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। साथ ही साथ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर जल्दी हाजिर होते हैं कोई नया वीडियो लेकर के।